नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग 19 एवं 20 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की 53 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी। 17 नए चेहरे, 10 विधायकों के टिकट कटे। अब तक 83 कैंडिडेट घोषित, 7 बाकी। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 53 प्रत्याशियों को टिकट मिला है। इसमें 17 नए चेहरे हैं, वहीं 10 विधायकों के टिकट कटे हैं। इससे पहले नवरात्रि के पहले दिन पहली सूची जारी की गई थी, जिसमें 30 प्रत्याशी घोषित किए गए। कुल अब तक कांग्रेस ने 83 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब 7 सीटों पर नाम घोषित नहीं किए हैं। 20 दिन में अमित शाह का तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा। जगदलपुर और कोंडागांव में गृह मंत्री की सभा। एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक 2500 जवान तैनात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 दिनों में तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। शाह शुक्रवार को जगदलपुर के लालबाग मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा से करीब 30,000 लोगों के जुटने की संभावना है। यहां से फिर कोंडागांव में उनकी सभा होगी। शाह की सुरक्षा में 2500 जवानों की तैनाती की गई है। इससे पहले 16 अक्टूबर को उन्होंने राजनांदगांव का दौरा किया था। आगे, सानवी गुप्ता को सीधे सेट्स में पराजित कर तिथि विजेता बनी। राजनांदगांव, ध्यान देंगे, राजनांदगांव में हुई अंडर 11 और 13 बालक बालिका राज्य स्तरीय बैडमिंटन स्पर्धा में दुर्ग की तिथि जिंदल विजेता रही। फाइनल में पूर्व स्टेट चैंपियन और स्पर्धा की टॉप सीड खिलाड़ी सानवी गुप्ता को सीधे सेट्स में 21-19 और 21-15 से पराजित किया। इसमें ध्यान देंगे, जो स्पर्धा है वो राजनांदगांव में आयोजित हुई थी। तिथि ने अंडर 13 बालिका युगल में दुर्ग की वेदिका ज्ञानी के साथ जोड़ी बनाकर फाइनल में सानवी और रिद्धिमा साहू की जोड़ी को 21-19, 21-14 से पराजित कर खिताब पर कब्जा किया। तिथि ने सिंगल का खिताब भी हासिल किया और युगल में वेदिका ज्ञानी के साथ भी अंडर 13 कैटेगरी में। अगला, डेनमार्क ओपन। आकर्षि ने 26वें रैंक वाली जर्मनी की यवोने ली को पराजित किया। यामागुची के हटने से विश्व नंबर 38 आकर्षि कश्यप को, ध्यान देंगे, उनका रैंक विश्व में 38 नंबर पर है। डेनमार्क खुली सुपर 750 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रवेश मिला। उन्होंने इसका फायदा उठाया और विश्व नंबर 26 जर्मनी की यवोने ली को चौथे मुकाबले में पहली बार हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। अशोक की 9वीं पुस्तक विमोचित। मन के भावों को सहजता से पन्ने पर उकेर दे, वो भाव ही कविता का रूप धारण कर लेते हैं। लेखन व्यक्ति को सरल और सहज बनाता है, यह कहना है वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार अशोक व्यास का। उन्होंने यह बात उनकी 9वीं पुस्तक साक्षी 5 के विमोचन के अवसर पर कही। साक्षी 5 का विमोचन बुक्स क्लिनिक भवन, कुदुदंड में हुआ। यहाँ पर ध्यान देंगे, अशोक व्यास की जो पुस्तक है 9वीं पुस्तक, उनका नाम है साक्षी 5। अगला, महिला कबड्डी में कन्या महाविद्यालय विजेता। छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के तत्वाधान में आयोजित सेक्टर स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन इंद्रू केवट कन्या महाविद्यालय कांकेर में किया गया। यह आयोजन कहाँ हुआ? इंद्रू केवट कन्या महाविद्यालय, जो कि कांकेर में है। इसमें बस्तर संभाग के 12 महाविद्यालयों ने हिस्सा लिया। स्पर्धा का फाइनल मुकाबला पीजी कॉलेज महाविद्यालय नारायणपुर और कन्या महाविद्यालय कांकेर के बीच खेला गया। इसमें कन्या महाविद्यालय कांकेर ने लगातार दूसरी बार सेक्टर स्तरीय कबड्डी महिला प्रतियोगिता के खिताब पर कब्जा किया। इसमें ध्यान देंगे,
यह सेक्टर स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता है, मतलब बस्तर संभाग के लिए है ये, जिसका आयोजन कांकेर में हुआ। आयोजन स्थल है इंद्रू केवट कन्या महाविद्यालय के, जो कांकेर में है, उस ग्राउंड में 12 टीमों ने हिस्सा लिया था, 12 महाविद्यालयों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच खेला गया था नारायणपुर और कांकेर के बीच, जिसमें कांकेर ने विजय हासिल किया और ये उनका दूसरा जीत था। अगला, 2 साल में 84 सर्जन और विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे रिटायर, जल्द शुरू करनी होगी नई भर्ती। ऐसा पहली बार हो रहा है जब 1 साल में इतने डॉक्टर रिटायर होंगे। स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे 84 डॉक्टर 2023 व 24 में रिटायर हो जाएंगे। विभाग ने ऐसे डॉक्टरों की सूची जारी कर दी है। इनमें CMHO से लेकर सिविल सर्जन, विशेषज्ञ डॉक्टर व संचालनालय में सेवा दे रहे डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इन डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नई भर्ती की जाएगी। आचार संहिता खत्म होने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग डेट आगे बढ़ाने पर फैसला जल्द। त्योहारों की वजह से तारीख बदलने की मांग। CEO ने कहा, निर्वाचन आयोग को भेजे सभी पत्र। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। इसी दिन छठ पर्व की शुरुआत हो रही है। ऐसे में मतदान की तारीख बदलने की मांग उठ रही है। वोटिंग का डेट बदलने को लेकर फैसला जल्द हो सकता है। छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से एक चिट्ठी इस मामले में भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। SI पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जारी करे नियुक्ति आदेशय। भर्ती के खिलाफ 721 याचिकाएं। छत्तीसगढ़ में SI, प्लाटून कमांडर, सूबेदार सहित अन्य पदों पर होने वाली भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने नियुक्ति और पोस्टिंग आदेश जारी करने के लिए चुनाव आयोग के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेने के लिए कहा है। आयोग से अनुमति मिलने के बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश मिल जाएगा। वहीं भर्ती में अनियमितता को लेकर अलग अलग 721 याचिकाएं दायर की गई थी। ध्यान देंगे, इस पद पर जिसमें एग्ज़ाम हुए, भर्ती प्रक्रिया के जो भी चरण थे सब पूर्ण हुए, उस पर 721 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित। दरअसल राज्य सरकार ने साल 2018 में SI, प्लाटून कमांडर सहित 975 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इस बीच विभिन्न चरणों में भर्ती के लिए एग्ज़ाम लिए गए, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा, एंट्रेंस एग्ज़ाम और मुख्य परीक्षा मई 2023 में आयोजित की गई, जिसके बाद सितंबर में साक्षात्कार के बाद चयन सूची जारी की गई थी। अगला, 100 फीट ऊंचे पहाड़ पर मां अन्नधरी दाई का मंदिर। जंगलों की करती है रक्षा, लकड़ी ले जाने वालों के घर होती है अनहोनी। जांजगीर चांपा जिले से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पहरिया गांव के 100 फीट ऊंचे पहाड़ पर मां अन्नधरी दाई का मंदिर है। ध्यान देंगे, मां अन्नधरी दाई का मंदिर कहाँ है? जांजगीर चांपा जिले में। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पहरिया में। चारों तरफ हरियाली से घिरी अन्नधरी दाई की महिमा अपरंपार है। यहाँ के जंगलों में मां अन्नधरी दाई का वास माना जाता है। मान्यता है कि जंगल से पेड़ काटना तो दूर, सूखी हुई टहनियाँ लोग अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। पहरिया के पहाड़ में मां अन्नधरी दाई आदि काल से विराजमान है। अगला, पाली तानाखार में 61 साल बाद महिला उम्मीदवार को मिला मौका। पाली तानाखार विधानसभा सीट से कांग्रेस ने 61 वर्ष बाद महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इसके पहले यहां से कांग्रेस की नेत्री यज्ञसेनी देवी विधायक रही। इसके बाद ना तो कांग्रेस और ना ही भाजपा ने महिला उम्मीदवार को टिकट प्रदान किया। अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान वर्ष 1957 में कांग्रेस की पोड़ी ओपरोड़ा से जमींदार
यज्ञसेनी देवी को टिकट प्रदान किया था और उन्होंने जीत हासिल किया। इसके बाद वर्ष 1962 में हुए चुनाव में पार्टी ने पुनः यज्ञसेनी पर भरोसा जताया और उनके भरोसे पर वे खरी उतरी, चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। ध्यान देंगे, वर्ष 1957 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें एक महिला विधायक रही, वही 62 में भी रही। उसके बाद ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना किसी अन्य पार्टी ने महिला उम्मीदवार को टिकट दिया। यह संजोग 61 वर्ष बाद बना कि किसी महिला को टिकट मिला और यह महिला कांग्रेस पार्टी से है। अगला, मनोकामना की ज्योति से जगमगाया मां मड़वा रानी का दरबार। कोरबा, नवरात्र पंचमी गुरुवार से पहाड़ ऊपर विराजमान मड़वा रानी मंदिर में घट स्थापना के साथ पर्व की शुरुआत हो गई। पर्वतवासिनी शक्ति अनुष्ठान का केंद्र देवी मंदिर का क्षेत्र भर में विशेष महत्व है। मनोकामना के दीप प्रज्वलित होने के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ देवी दर्शन के लिए बढ़ने लगी है। त्रयोदशी तक चलने वाली उत्सव में मेला जैसा वातावरण मंदिर परिसर में बना हुआ है। इसमें इम्पोर्टेंट है माँ मड़वा रानी। ये जो मंदिर है ये कहाँ है? कोरबा में। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, माँ मड़वा रानी मंदिर कोरबा में है। किंग कोबरा के संवर्धन के लिए वन क्षेत्र होंगे संरक्षित। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला मध्य भारत में किंग कोबरा अनुकूल स्थल है। 2 साल पहले इसके संरक्षण के लिए राज्य वन मंत्रालय ने एक पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से पहल की थी, जिससे राज्य में पहली बार जिले में किंग कोबरा एवं इसके रहवास के बारे में विस्तृत जानकारियां पता चली। इस खास प्रजाति के सर्प को और बारीकी से जानने एवं इनके रहवास का सर्वेक्षण करने के लिए निविदा आमंत्रित की गई। इस निविदा का उद्देश्य स्थानीय लोगों को जागरूक करना एवं उनके माध्यम से इस दुर्लभ सरीसृप का संरक्षण करना और कोरबा जिले में बेहतर सर्पदंश प्रबंधन करना आदि शामिल है। इम्पोर्टेंट ये है कि कोरबा जिले में कोबरा के संरक्षण के लिए अनुकूल क्षेत्र है। ध्यान देंगे, कोरबा में कोबरा, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 15वें जज के रूप में रविंद्र अग्रवाल ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, हमारे हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है, हमारे चीफ जस्टिस कौन है? श्री रमेश सिन्हा ने नवनियुक्त जज रविंद्र अग्रवाल को शपथ दिलाई। नवनियुक्त जस्टिस अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 15वें जज के रूप में शपथ ली। हमारे चीफ जस्टिस है रमेश सिन्हा, उन्होंने शपथ दिलाई रविंद्र अग्रवाल को, जो 15वें नंबर के जज हैं हमारे चीफ हाई कोर्ट के। केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने के साथ ही गुरुवार को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने शपथ के लिए अधिसूचना जारी कर दी थी। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में CJI DY चंद्रचूड़, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे कौन है? DY चंद्रचूड़, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हमारे रमेश सिन्हा है एवं सुप्रीम कोर्ट के कौन है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है? DY चंद्रचूड़। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल और जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अधिवक्ता रविंद्र अग्रवाल के नाम की सिफारिश की थी। अगला, रायगढ़ पॉलिटिकल न्यूज़, अपने ही पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव से गई लैलूंगा नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी। अपनों और संगठन की बेबसी के बीच फंसकर कांग्रेस नेता लैलूंगा नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू मित्तल, नाम ध्यान देंगे, मंजू मित्तल जो नगर पंचायत अध्यक्ष है लैलूंगा नगर पंचायत क्षेत्र से जो रायगढ़ में आता है, को अविश्वास प्रस्ताव में कुर्सी गंवाना पड़ गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 9 एवं विपक्ष में 4 मत आए, जिससे यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत के आधार पर केवल दशमलव के बीच फंस गया। नगर पंचायत के कांग्रेस के पार्षदों ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए
अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर के नाम एसडीएम को आवेदन सौंपे थे। देखिए, यह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे संबंधित है। नगर पंचायत अध्यक्ष है, ठीक है, उनके पार्षद जो भी पार्टी के थे खुश नहीं थे, तो नगर पंचायत अध्यक्ष को हटाने के लिए इन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा कलेक्टर के नाम। उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन पहुंचने के बाद एक दिनांक फिक्स हुआ होगा जिसमें बहुमत साबित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया होगा और उस पर वोटिंग हुआ होगा, ठीक है। जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतलब अध्यक्ष को हटाने के लिए 9 वोट पड़े और 4 नहीं हटाने के लिए पड़े। मतलब किसी को, अध्यक्ष को अगर पद से हटाना है तो अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित करना होता है, जो कि टोटल 13 हैं, तो उसका 2/3 कितना होता है, जो 9 है 2/3 बहुमत से ज़्यादा है। इस आधार पर उनको उनके पद से हटा दिया गया है, ठीक है। ध्यान देंगे, 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। अगला, बालोद में जमीन की खुदाई के दौरान मिले 12 शिवलिंग, ग्रामीणों का लगा तांता। बालोद जिले के गुंडरदेही नगर में खुदाई के दौरान 12 नग शिवलिंग निकलने से क्षेत्र में यह आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। गुंडरदेही नगर के संजय चौक में सतनाम भवन का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए गड्ढे की खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान 12 नग शिवलिंग निकले, जिसमें से एक शिवलिंग खंडित हो गया है। 11 शिवलिंग को स्थापित किया गया है। शिवलिंग स्थापित होने के बाद वहां पूजा अर्चना और लोगों का आना शुरू हो गया है। अगला, एलिफेंट कॉरिडोर के दायरे में आने वाले कोल ब्लॉक नीलामी से बाहर। कोरबा लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर के दायरे में आने वाले 27 समेत छत्तीसगढ़ के प्रस्तावित कुल 40 कोल ब्लॉक को नीलामी सूची से बाहर कर दिया गया है। कोल मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी किए गए बयान में कहा गया कि जंगल को नुकसान न पहुंचे, इसलिए अब भूमिगत खदान पर विचार किया जाएगा। वनवास का कष्ट जानने अयोध्या से राम सेतु तक पदयात्रा कर रहे बंगाल के अक्षय भगत। भारतवासियों के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वनवास के दौरान क्या क्या कष्ट झेले, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में बंगाल का एक युवा उस एहसास को जानने भारत के उन हिस्सों की पदयात्रा कर रहे हैं जहां श्री राम वनवास के दौरान रहे। इस दौरान वे लोगों से मिलकर राम के प्रति अपनी प्रेम व श्रद्धा को प्रकट भी कर रहे हैं। युवाओं से अपने भीतर राम की तरह आचरण रखने की अपील कर रहे हैं। बंगाल के पुरुलिया जिले के बुर्दा गांव के रहने वाले 25 वर्षीय अक्षय भगत अयोध्या से पैदल यात्रा करते हुए गुरुवार को बिलाईगढ़ और पवनी पहुंचे। इस दौरान युवाओं ने उनका स्वागत किया। अगला, 11 तीरंदाजों का हुआ राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चयन। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा तीरंदाजी प्रतियोगिता में जिले के 11 प्रतिभागी नेशनल के लिए चयनित हुए, जिनका नेशनल प्रतियोगिता गांधीनगर गुजरात में नवंबर में खेला जाएगा। ध्यान देंगे, जो राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा जो प्रतियोगिता है वो कोंडागांव में हो रहा था, जिसमें तीरंदाजी में जो जिले मतलब कोंडागांव जिले के 11 प्रतिभागी नेशनल के लिए चयनित हुए हैं, ठीक है। और ये जो नेशनल प्रतियोगिता ये कहाँ आयोजित होगी, गांधीनगर गुजरात में नवंबर के माह में, ध्यान रखेंगे। अगला, दशहरे पर मिट्टी से बने रावण के पुतले का करते हैं वध। सत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक, असत्य पर होगा यहाँ पे, सॉरी, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरे पर देश के अधिकतर भाग में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, लेकिन फरसगांव मतलब कोंडागांव जिले के फरसगांव के हिर्री में रावण के पुतले का दहन नहीं बल्कि वध किया जाता है। इन दिनों हिर्री में मिट्टी से रावण की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इस गांव में रावण का दहन नहीं बल्कि वध रामलीला के बाद किया जाता है। ग्राम पटेल ने बताया कि इस गांव में पूर्वजों से परंपरा चली आ रही है। गांव में रावण के पुतले का दहन नहीं करते बल्कि हर साल रावण की खंडित हुई प्रतिमा को नए सिरे से सजाया संवारा जाता है।
3 दिनों तक चलने वाले रामलीला के बाद विजयी दशमी पर मिट्टी से बने रावण का वध किया जाता है। जिस तरह से अन्य जगहों पर रावण के पुतले के दहन के बाद उसे बचे राख और लकड़ी को लोग अपने घर कई मान्यताओं के आधार पर ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार गांव में जब रावण की नाभि पर भगवान श्री राम के द्वारा तीर चलाकर उसका वध कर दिया जाता है, तब रावण की नाभि से निकलने वाले रक्त रूपी कलर का लोग तिलक करते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देंगे सभी जगह दशहरा जो मनाया जाता है, रावण का दहन किया जाता है, उनका एक बहुत बड़ा पुतला बनाया जाता है रावण का और उसको जलाया जाता है रामलीला के बाद। लेकिन फरसगांव, कोंडागांव जिले के फरसगांव में हिर्री नामक गांव है जहां पर पुतले का दहन नहीं बल्कि वध किया जाता है। ठीक है, नाभि पर जैसे ही तीर लगती है तो वहां पर जो गुलाल जो भी रंग रहता है तिलक के रूप स्वरूप उसको लगाया जाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर लौटेंगे और भी नए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।